हाँ जी, नमस्कार। कपिलांश एकेडमी के मंच पर मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं। जिस तरीके से हमने कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्कूल व्याख्याता के लिए इंडियन हिस्ट्री और एजुकेशनल मैनेजमेंट की हमने क्लासेस शुरू की थी फर्स्ट पेपर के लिए, उसी तरह से अब हमने सेकंड ग्रेड के लिए भी अब आज से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। सेकंड ग्रेड के लिए हम इंडियन हिस्ट्री नहीं, सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हम यूट्यूब पर पूरा आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो मैं 1 मिनट का आपका समय लूँगा कि हम पढ़ने किस तरीके से वाले हैं, नोट्स आपको बनाने हैं नहीं बनाने हैं, क्या हमारा सिस्टम रहेगा। तो 1 मिनट में पहले हम वो क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। देखिए, अब आपको नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारी ज्योग्राफी की बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए भूगोल का रहेगा पार्ट फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल आपको इस बुक में मिलने वाला है। और बुक बहुत शानदार रहेगी, जिसमें डायग्राम मैप के माध्यम से बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ डिफाइन किया है, संपूर्ण टॉपिक को, जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है। कलरफुल बुक है। इसका आप सैंपल देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और मैं इसी बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो नोट्स बनाने की टेंशन अब समाप्त है। क्लास लीजिए और बुक से ही आप उसी में नोट्स बना लीजिए, उसी में अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपका वो टाइम अब बचने वाला है। ठीक है, देखिए बुक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद क्लास को प्रारंभ करेंगे। देखिए, पहले आप बुक को देखिए, फिर उसके बाद बुक का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप सैंपल देखिए। सैंपल कहाँ मिलेगा? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या इस नंबर पे भी आप मैसेज कर दीजिए, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा बुक का। और फिर उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑर्डर कीजिए। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं तो ये हमारा पढ़ने का सिस्टम रहेगा। नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, बिल्कुल आप आराम से बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का। तो भारत के भूगोल को हम प्रारंभ करते हैं भारत के सामान्य परिचय से। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये बुक का ही पीडीएफ है। बुक में बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको बुक में वापस से दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने पहला टॉपिक निकाल दिया है इसमें। ये देखिए, भारत का सामान्य परिचय। ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको मिलेगा। चलिए, तो अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं मैं, हालांकि कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी पवित्र नदियों के जल से सिंचित भारत अर्थात इंडिया दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत की स्थिति अगर हम महाद्वीप के दृष्टिकोण से देखें तो एशिया के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जो कि आप सब जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूं, ताकि बढ़िया से आपको दिखे, पढ़ने में आपको पूरा आनंद आए। ये देखिए, फॉन्ट बड़े कर देते हैं अब हम। ये लो साहब, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। हाँ जी, अब ठीक है मेरे ख्याल से। ये लीजिए। अब ठीक है ना? ब्रिटिश भारत। दूसरा पॉइंट देखिए कि ब्रिटिश भारत में वर्तमान में जो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार शामिल थे। उस समय ब्रिटिश जो भारत था, तो ये सब इंक्लूड थे इसमें। उसके बाद भारत पाक का विभाजन हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ये सब बातें आप जानते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है हमारे सामने, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव देश शामिल थे। अब बात यह आती है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूंगा कि एशिया के दक्षिण में स्थित एक विशाल भूभाग, जिसमें ये सब देश आते हैं, उसको भारतीय उपमहाद्वीप की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखिए, भारत के सामान्य परिचय को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं।
क्लासिफिकेशन हमने किया है कि अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहले हम भारत के नामकरण को लेकर बात करेंगे कि जो भारत के जो विभिन्न नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, क्यों, कैसे, और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। फिर उसके बाद भारत के आकार पे कितना क्षेत्रफल है, किसका कितना गुना है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बनते हैं। भारत की आकृति और भारत की स्थिति, जिसमें हम अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति को हम ग्लोब में, मानचित्र में सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं नामकरण से। तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ को आगे बढ़ाता हूं और यहाँ पर हमने नामकरण से चर्चा को प्रारंभ कर दिया है। देखिए दोस्तों, पहला नाम आता है हमारे सामने भारत। ठीक है, इस भूभाग का नाम भारत आर्यों के राजा भरत के नाम पर पड़ा। और भी कई सोर्स मिलते हैं, जैसे वायु पुराण की बात करें हम तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जैसे विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारत एवं उसके निवासियों को भारतीय बताया गया है। बाकी ज्यादा ये रहता है कि भी भारत आर्यों के राजा भरत के नाम पर पड़ा है। तो ये पहला नामकरण को लेकर बात हुई कि भारत का नाम कैसे आया। सेकंड बिंदु, जम्बू द्वीप। बौद्ध काल में इस भूभाग के लिए जम्बू द्वीप शब्द लोकप्रिय रहा एवं यह भारत का प्राचीन नाम है। ठीक बात है दोस्तों। उसके बाद थर्ड पर मैं आगे बढ़ता हूं, मध्य देश एवं प्राच्य। वैदिक काल में आर्य शासित क्षेत्र हेतु मध्य देश व पूर्व के गैर आर्य साम्राज्यों के लिए प्राच्य शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में आर्यावर्त वर्त पे आगे चलता हूं। नेक्स्ट, आर्यावर्त शब्द का अर्थ है आर्यों का देश, आर्यों द्वारा शासित प्रदेश, जिसका विस्तार हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक है। तो ये नाम भी हमें मिलता है आर्यावर्त। इसके अलावा वैसे ही नाम है दक्षिणापथ। ठीक है, और 6 नंबर पे आता है इंडिया। तो इंडिया पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। यूनानी भाषा कहो या ग्रीक भाषा कहो, बात एक ही है। तो ग्रीक भाषा के इंडोई से हुई है और इंडोस के पास क्षेत्र को कहा गया है। नोट, यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिखी है कि रोमवासी सिंधु नदी को इंडस एवं इसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया नाम से संबोधित करते थे, लेकिन इंडिया शब्द को प्रसिद्धि किसने दिलाई दोस्तों? अंग्रेजों ने दिलाई थी सब। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी और ये यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं हिंदुस्तान की तरफ। अब देखिए हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो यह नाम साहब ईरानियों ने दिया, क्योंकि ईरानी लोग स का उच्चारण ह किया करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोलते थे? वो हिंदू नदी बोलते थे। और इसलिए आसपास के क्षेत्र को भी क्या कहा उन्होंने? हिंदुस्तान कहा। तो हिंदुस्तान ईरानियों ने। इंडिया शब्द किससे बना? यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए पीडीएफ को थोड़ा सा घुमा देते हैं। भारत के नामकरण पर हम बात कर रहे हैं अभी। और देखिए, हाँ जी, नामकरण की चर्चा अब हमारी पूरी हो चुकी है। सेकंड नंबर पे अब हम आ चुके हैं भारत के आकार को लेकर। अब हम बात करते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा पीडीएफ को घुमा देते हैं। हाँ जी, देखिए साहब, भारत का क्षेत्रफल तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी। ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की इकाई क्या है। क्या वो हमसे वर्ग मील में पूछ रहा है? तो वर्ग मील में आंसर क्या होगा? 12,69,219 वर्ग मील। ध्यान रखना है, वर्ग किमी और वर्ग मील। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और पृथ्वी का कितना है? 0.57, या लगभग में हम बोल देते हैं 0.50। ठीक है,
भारत रूस का पंचमांश के बराबर है एवं कनाडा के 1/3 के बराबर है। समझ में आ गई बात? 5वें हिस्से के बराबर है साहब। भारत जापान से 8 गुना, ध्यान रखना जापान की बात आए तो 8 गुना। और यूके की हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो उससे कितना गुना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है साहब। और भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां, देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ध्यान रखना कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कितना? 7वां। और जनसंख्या के अनुसार चीन के बाद दूसरा स्थान है। लेकिन अगर हम नवीनतम डिजिटल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वहां पे अब हम यानी भारतवासी भारत को कहाँ ले गए हैं? अब फर्स्ट नंबर पे ले गए हैं जनसंख्या के आंकड़ों में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि नवीनतम डिजिटल आंकड़ों के अनुसार अब भारत फर्स्ट पे आ गया है। ठीक है, जापान का 8 गुना, यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है भारत का। तो अब आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट कौन है, ये भी बताओ फिर हमें। ये लो साहब, पूरी लिस्ट आपके सामने है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश, और वो भी अवरोही क्रम में। अवरोही आप जानते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है साहब। तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे अमेरिका, और फोर्थ पर आ गया चीन, और फिफ्थ पे कौन सा है? ब्राजील, और सिक्स पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आ जाओ साहब, ये लो साहब भारत। तो इनका क्रम भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रम को भी आप याद रखते हुए चलें दोस्तों। क्लियर है बात? सीक्वेंस भी पहले पे रूस है, फिर कनाडा है, अमेरिका, चीन, ब्राजील, और भारत 7वें नंबर पे है। आ जाइए साहब। तो बड़ों की चर्चा कर ली, तो फिर छोटों पे भी आ जाओ। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के छोटे देश, तो देखिए सबसे छोटा देश कौन सा है? ये क्या हो गया? एक सेकेंड। हम्म तो देखिए, छोटे देशों की बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ये यूरोप में है। और इसका आप देखिए क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किमी। इससे बड़ा मोनाको, 2.1 वर्ग किमी। और फिर इससे बड़ा नारू, क्योंकि ये आरोही क्रम में है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूँ। जनसंख्या के आधार पर विश्व के बड़े देश कौन से हैं? लीजिए सर, 2011 के आधार पर हम बात कर रहे हैं। भाई 2011 का अगर हम डेटा देखें तो वहां पे तो चाइना का ही नाम आता है, और सेकंड नंबर पे हमारा आता है। लेकिन हम नवीनतम डिजिटल आंकड़ों की बात करें, यहाँ पे नोट लगा के ये बात मेंशन की है, अब भारत क्या हो गया है? सबसे बड़ा देश हो गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये बुक जो हमारी मार्केट में आ चुकी है, सितंबर 2025 तक का डेटा इसमें अपडेट है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पुराना मटेरियल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 25 तक के आंकड़े इसमें समाहित किए हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। बाकी आप सैंपल आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, इंडेक्स देखना इसका, बिल्कुल लेटेस्ट सब कुछ इसमें समाहित किया हुआ है। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य, अभी तो हम देखिए विश्व के दृष्टिकोण से बात कर रहे थे कि विश्व में सबसे बड़े देश कौन से हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छोटे कौन से हैं। अब हम भारत के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। आइए सर, तो भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान, मारू राजस्थान। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी है। सेकंड नंबर पे एमपी है, थर्ड पर महाराष्ट्र है, और फोर्थ पर यूपी है। तो इनका क्रम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से हमारा बुक का पहला पेज कंप्लीट हो गया है।
मैं आपको देखिए छोटे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। देखिए हमने इस प्रकार से पहला पेज हमने भारत के सामान्य परिचय का कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप देख लीजिए बिल्कुल बुक क्या है, नोट्स फॉर्मेट में है। ठीक है, चलिए सर वापस से अब इसके फॉन्ट बड़ा कर देते हैं तो आपको, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के छोटे राज्य कौन से हैं? देखिए सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा तो राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, फिर उसके बाद है सिक्किम, फिर है त्रिपुरा, फिर है नागालैंड। ठीक है, और आगे इनका एरिया भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो सर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कितना कौन सा है? लद्दाख हो गया, और इसका एरिया है 59,146 वर्ग किमी। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और फिर उसके बाद है दिल्ली। ठीक है, अब इनमें समझाने का कुछ है नहीं, सीधे फैक्चुअल डेटा है, और मेरे ख्याल से तो आप ये सब बातें ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बुक में हमने हर बात को समाहित करने का प्रयास किया है ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह 32 वर्ग किमी, फिर उसके बाद चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली, और ये 603 वर्ग किमी है। ठीक है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। भाई क्षेत्रफल में तो राजस्थान था, और पॉपुलेशन में बात करें तो यूपी है। इसीलिए यूपी के लिए बोलते भी है ना कि यूपी को हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पॉपुलेशन ही इतनी है। तो वहाँ पे योगी जी जैसे ही आदमी चाहिए भैया सीएम के लिए। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल सीक्वेंस में। वैसे ही सबसे छोटे राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो छोटा है सिक्किम। हालांकि ये सब बातें हम जनसंख्या वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे दे दिया है ये पूरा इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और वैसे ही सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, तो इनमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और मेंशन कर दी है कि सबसे बड़े जिले कौन से हैं भारत के क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहला जिला है कच्छ, 45,674 वर्ग किमी। फिर उसके बाद है हमारा जैसलमेर, 38,401 वर्ग किमी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नोट लगा के मेंशन की है बात कि लद्दाख में 5 नए जिले बनने के बाद लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला नहीं रहा साहब। पहले लेह का नाम आता था, लेकिन उससे जिले बन गए तो वो हट गया, इस वजह से जैसलमेर आ गया। ठीक है, और ये सबसे छोटे जिले हैं माहे, 9 वर्ग किमी, जो कि केरल में आता है। ठीक है, बाकी इनमें समझाने का कुछ नहीं है। चलो साहब अब मैं आगे बढ़ता हूँ भारत की आकृति की तरफ। हमने नामकरण हमने कंप्लीट कर लिया, आकार पे हमने बात कर ली। अब बात करते हैं आकृति की। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकारी आकृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये लो सर, अब हम भारत की स्थिति को समझते हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पे डायग्राम वगैरह आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। हाँ जी, अब स्थिति पे बात कर लेते हैं। ये लीजिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा अक्षांशीय दृष्टि से। ये देखिए, विश्व कहो, पृथ्वी कहो, ग्लोब कहो, मानचित्र के संदर्भ में भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से बात करें, जैसे ये रेखा हमने खींची 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है,
भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो ये पूरे विश्व को दो भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर हम देशांतरीय दृष्टिकोण से बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर, पूरे विश्व को, ग्लोब को, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ पे भारत किस में आता है, पूर्वी गोलार्ध में। और दोनों को हम मिला देते हैं तो भारत की स्थिति कहाँ पे आती है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप विश्व के मानचित्र में भी आप देख सकते हो। ये लीजिए सब, ये रहा विश्व का मानचित्र, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत आता है यहाँ पे, जो कि क्या हुआ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है साहब, ये बेसिक बात थी जो कि आप जानते ही हो। अब हम भारत का स्थिति विस्तार देखते हैं। उससे पहले एक बात यहाँ पे और लिखी गई है कि एशिया के संदर्भ में भारत दक्षिण में स्थित है। ठीक है, महाद्वीप में भारत दक्षिण क्षेत्र में आता है। अच्छा जी, अब आ जाओ साहब भारत की स्थिति विस्तार। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस मैप से आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, सब कुछ इसी में समाहित है। आपको बस ये मैप ध्यान से देखना है, बाकी सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए सर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सारे फॉन्ट आपको दिखाई दे। हाँ जी, मैं इधर आ जाता हूँ अब। हाँ जी, देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें स्थिति देखते हैं कि जो भारत के जो चारों छोर हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन से हैं। अगर मैं सबसे उत्तरी छोर की बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। अगर हम मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर की बात करता हूं मैं, तो वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। मुख्य भूमि की मैंने बात की है। ठीक है, अगर संपूर्ण भूमि की अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या हम इसको ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं। पूर्वी छोर गुहार मोती गुजरात में है, और सॉरी ये पश्चिमी है, और ये पूर्वी छोर कहाँ पे मिलेगा, किबू किबू किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है साहब, अगर हम बात करें इनकी विस्तार की, लंबाई चौड़ाई की, तो सारे डेटा यहाँ पे बुक में मेंशन है। देखिए, मैं उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार। ये देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है साहब, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्यों आएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही चलेगा। आगे चलता हूं मैं, और ये पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन है कि कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक, लद्दाख तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं, उत्तरी छोर को। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। हाँ जी, उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक तो है मुख्य भूमि और एक है संपूर्ण भूमि। तो संपूर्ण भूमि को आप एक बार फिर से आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, संपूर्ण भूमि कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट से है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट के ही उपनाम कौन से हैं, इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। कन्याकुमारी के भी कुछ उपनाम हैं, इसी को बोलते हैं केप कमोरिन और कुमारी अंतरीप। तो ये सब कुछ सिस्टेमेटिक वे में नोट्स में, बुक में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो मुख्य भूमि और संपूर्ण भूमि का विस्तार आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार, जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। कहाँ से? गुहार मोती से किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना मिलता है? 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय विस्तार मिलता है। और देशांतरीय विस्तार बात करें, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाते हैं तो हमारे पास देशांतरीय विस्तार आ जाता है, जो कि है 29 डिग्री 18 मिनट तक। ठीक है सर। और भारत की पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किमी। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 281 किलोमीटर है साहब। ठीक है। तो ये हमने अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, इनका अंतर सब कुछ हमने समझ लिया है और उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं। भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। ये लो साहब। सबसे कॉमन बात कितने राज्यों से गुजरती है? तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, राम जहाँ के 6 पंगु मित्र, इस तरह की ट्रिक भी चलती है। लेकिन मैं अब हमारे सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, नोट्स पे चलते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। पहला पॉइंट आपके सामने, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है साहब। कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाला भाग उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये ध्यान रखना, जो 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है उनका सीक्वेंस क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर लेती है ये कर्क रेखा गुजरात। मैप में भी आप देख सकते हो गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। मैप में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए भारत का मैप। और ये कर्क रेखा इस प्रकार से यहाँ से गुजर रही है। देखिए यहाँ सबसे पहले गुजरात आ रहा है, फिर उसके बाद राजस्थान में ये बांसवाड़ा के पास से गुजर रही है, फिर उसके बाद एमपी, झारखंड, सोन, कहाँ तक? मिजोरम तक। 8 राज्यों से ये गुजर रही। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है, जिससे भारत वर्ष भर उष्ण बना रहता है। और जनसंख्या में नंबर 1 आने के पीछे का कारण भी यही है कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। इसीलिए यहाँ के व्यक्तियों में प्रजनन क्षमता काफी ज्यादा है। चलिए, कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एवं राजस्थान में न्यूनतम लंबाई है। भाई 8 राज्यों में सबसे ज्यादा एमपी में और सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है, और झालावाड़ की झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है साहब, अभी हम इस पर विस्तार से आगे चर्चा भी करने वाले हैं। अब किरणों की स्थिति भी देख लीजिए। भारत में सूर्य की किरणें कर्क रेखा तक ही सीधी पड़ती है तथा इसके उत्तर में तिरछापन बढ़ता जाता है किरणों का। इसलिए हम राजस्थान ज्योग्राफी में भी तो पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा से हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो तिरछापन बढ़ता जाता है, और गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये लो सब। हाँ जी, कर्क रेखा पे हमारी बातचीत चल रही थी। आ जाओ साहब इधर। कर्क रेखा पर एवं इसके निकट मुख्य शहर कौन से हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये
राज्य हैं और इन राज्यों के ये शहर जो कि कर्क रेखा पे निकट में स्थित हैं। जैसे गुजरात का हो गया जसदन, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया बांसवाड़ा का कालिंजर, मध्य प्रदेश के ये जिले आ जाते हैं धार, झाबुआ, जबलपुर एवं उज्जैन। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम के आप देख सकते हो। ठीक है जी। अब देखिए कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियां, जो ये 8 राज्य हैं, अब इनकी राजधानियां यहाँ पे नीचे दी गई है। तो इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे नजदीक कौन सी है। तो सबसे नजदीक है भाई साहब रांची, सबसे निकट है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियां, सबसे निकट राजधानी कौन सी है, रांची है। और रांची किसकी राजधानी है, मेरे ख्याल से आप जानते ही हैं। आइजोल किसकी है, मिजोरम की राजधानी है। भोपाल एमपी की है। अगरतला त्रिपुरा की है। तो सबसे निकट रांची है, ध्यान रखना आप। ठीक है। और सबसे दूर, सबसे दूर ये लो साहब जयपुर है। जैसा कि ये स्टेटमेंट उधर भी आया था अभी थोड़ी देर पहले साइड वाले पेज पे। ठीक है। अब आ जाओ साहब भारत की मानक समय रेखा पे बात कर लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत की मानक समय रेखा IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। डायरेक्ट आप ध्यान रखें। और ये कहाँ से गुजरती है, यह प्रयागराज के समीप नैनी या आप कहें मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर को तो जानते होंगे ना, वही कालीन भैया वाला, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, उसी की वही मिर्जापुर। यह ग्रीनविच समय से भारतीय समय 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यह ग्रीनविच समय से भारतीय समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये ग्लोब है दोस्तों, यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा के इधर पूर्व की ओर जो भी देश आएंगे तो वहां पे क्या होगा, समय प्लस होगा। और इधर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, लेस होगा। इसीलिए भारतीय समय 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये लो साहब, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इन राज्यों में भी ये देख सकते हो जिले स्थानों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, कर्क रेखा और IST यानी कि मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आपस में काटती है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, या इसको सरगुजा भी बोल देते हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा दोनों ही गुजरती है। देखो गुजरना अलग चीज है, काटना अलग चीज है। गुजरती तो दोनों से है, MP से और छत्तीसगढ़ से। अच्छा जी, ठीक है। भारत की सबसे पश्चिमी सीमा गुजरात की गुहार मोती तथा अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी सीमा कीबीतू के मध्य समय अंतर कितना है, 1 घंटा, क्या लिखा है साहब, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड का, लगभग 2 घंटे इसको बोल देते हैं, ये अंतर पाया जाता है। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम देशांतरों का अंतर निकालेंगे तो हमारे सामने ये डेटा निकल के आएगा, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, जिसको हम लगभग 2 घंटे बोल सकते हैं। देशों के समझौते के तहत मानक यामयोतर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ये ध्यान रखना, 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझो कि भाई भारत की IST कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कितना, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 7.5 डिग्री के गुणांक पर चुनी जाती है, यहाँ पे लिखा है। भी जैसे यहाँ पे मैं ऐसे कहूँ आपसे कि 82 डिग्री और ये 30 मिनट है, तो इससे पहले का जो चुना जाएगा वो लेस कर दीजिए, 7.5 डिग्री इसमें से लेस कर दीजिए। या इसके आगे का अगर चुना जाएगा तो इसमें
7.5 डिग्री प्लस कर दीजिए। समझ गए क्या? अगर यहाँ प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, उधर लेस करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है बात। विश्व में 24 समय क्षेत्र हैं, ठीक बात है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। और वे देश जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, संयुक्त अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। अच्छा जी साहब, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया मानक समय रेखा तक, ठीक है ना। अब इसके आगे की जो अब हमारी चर्चा रहेगी भारत के सामान्य परिचय में, वो अब हम बात करेंगे साहब भारत की सीमाओं को लेकर चर्चा करेंगे। अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे। भारत की सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, सब कुछ हम शानदार तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हैं, अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हैं तो कपिलांश एकेडमी का आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर कैसे करेंगे साहब? इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है और बाकी जो टीम है वो आपसे एड्रेस, पता वगैरह सब कुछ आपसे डिटेल वगैरह ले लेगी। आप बुक का सैंपल देखें और इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। घर पे आपके बुक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, चैट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।